वैसे तो किसी भी तरह के इमोशंस महसूस होने के साथ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इनमें से कुछ को वक्त रहते कंट्रोल न किया जाए तो ये आपके तनाव का कारण बन सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ऐसे काफी सारी हेल्थ टेक्निक्स मौजूद हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं और लाइफस्टाइल के बदलाव इन नेगेटिव फीलिंग्स पर कंट्रोल कर पाना और इनसे निपटना सिखा देंगे। ध्यान दें, जब आप आपके इमोशंस को आपसे दूर जाता हुआ पाएं, आपके इमोशंस कब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, इसकी पहचान करते आना इमोशंस पर काबू पाने का पहला कदम होता है। अपने आप से पूछें कि क्या ये आपको फिजिकली या मेंटली फील होता है। फिर किसी वकीत पर इसे पहचानने की कोशिश करें। अपने इमोशंस के उमड़ने के दौरान उन्हें समझने के लिए माइंडफुलनेस और चेतना, तर्क संगत विचारों की जरूरत होती है। बस इन्हें पहचानने मात्र से आप खुद को मौजूदा पल में लाना शुरू कर देंगे। आपको शायद तेज हुई दिल की धड़कन, मसल में तनाव और धीमी या तेज सांसें लेने जैसे फिजिकल एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं। मेंटली शायद आप अपना ध्यान भटकता हुआ, चिंता होना, पैनिक होना या बहुत ज्यादा अभिभूत होता हुआ पाएंगे, या फिर ऐसा फील करेंगे जैसे कि आप आपके विचारों पर काबू ही नहीं पा सकते हैं। जरा थम जाएं और एक बार में अपने शरीर के किसी एक ही रिएक्शन के ऊपर ध्यान दें। जैसे कि अगर आप अचानक ही चिंता करने लगते हैं, तब नोटिस करें कि ये आपके शरीर में किस तरह से फील होता है। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा है, मेरी हथेलियां पसीने से भर जाती हैं। इन फीलिंग्स को पहचानें और इन्हें जज करने के बजाय ये जैसी भी हैं, इन्हें वैसा ही स्वीकार कर लें। अपने आप को शांत करने के लिए गहरी सांसें लें। जब आपके इमोशंस आपसे दूर जाते हैं, तब आपकी सांसें भी अक्सर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाया करती हैं, जो आपकी स्ट्रेस और चिंता वाली फीलिंग्स को बढ़ा कर देती है। आप जब भी ऐसा होता हुआ पाएं, तब अपने मन और शरीर को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लेकर इसे होने से रोकें। अगर आप कर सकें तो सबसे प्रभावी हल पाने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण गहरी सांस लेने की टेक्निक का प्रयास करें। इस टेक्निक को करने के लिए पहले अपने एक हाथ को अपनी चेस्ट पर रखें और दूसरे को अपने रिबकेज के ठीक नीचे। अपनी नाक से धीमे धीमे और गहराई से सांस अंदर लें और 4 तक काउंट करें। आपके द्वारा हवा खींचने के साथ साथ अपने लंग्स और एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से के फूलने को महसूस करें। सांसों को कुछ 1 या 2 सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखें, फिर धीमे से अपने मुंह के जरिए सांस को रिलीज कर दें। 1 मिनट में 6-10 गहरी सांस लेने की कोशिश करें। अगर 4 तक काउंट कर पाना आपके लिए मुश्किल लग रहा है, तो आप पहले 2 काउंट से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हुए यहां तक पहुंच सकते हैं। अपनी ओर से अपनी सांसों को ज्यादा से ज्यादा गहरी बनाने की पूरी कोशिश करें। अपने मन को वापस एक सेंटर पर लाने के लिए फिजिकल सेंसेशंस पर ध्यान दें। अपने इमोशंस पर से काबू खोने के साथ अक्सर ही खुद की और स्थान की समझ भी चली जाती है। आप आपके इमोशंस में ही खो जाते हैं और आप ये तक भूल जाते हैं कि आप आखिर हैं कहां। इससे निपटने के लिए खुद को अपने आसपास मौजूद चीजों की ओर या फिर आपके द्वारा एक्सपीरियंस की जाने वाली फिजिकल सेंसेशन की तरफ ध्यान देने के लिए फोर्स करें। ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज आपको मौजूदा पल में लाने के लिए आपके ज्यादा से ज्यादा या सारे सेंसेस इंद्रियों का यूज करती हैं। ऐसे वक्त पर जोर से बोलना खास तौर पर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये आपके मन को आपके इमोशन से दूर ले जाता है। अपने शरीर पर वापस आना और अपने मौजूदा पल पर फोकस करना आपको वापस शांत होने में और इमोशंस के मायाजाल में फंसने से बचा सकता है। जैसे कि अपने चारों तरफ देखें और आपको जो भी कुछ नजर आए उसे जोर जोर से डिस्क्राइब करें। आपको सुनाई देने वाले किसी साउंड को सुनें और जो भी समझ आ रहा है उसे भी जोर जोर से बोलें। वहां पर मौजूद खुशबू पर ध्यान दें और देखें अगर आप आपकी जीभ पर कोई स्वाद ले पा रहे हों। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, ये कारपेट और दीवार दोनों में ही ब्लू के एक अलग शेड का यूज किया गया है और दीवार पर किया हुआ आर्ट कितना खूबसूरत है। मैं ब्रेक रूम में ब्रू हो रही कॉफी की खुशबू के साथ ही पुराने फाइल फोल्डर्स की महक को भी महसूस कर सकता हूं। एक बार ध्यान देकर देखें कि अपनी चेयर पर बैठना या हाथ में कॉफी मग पकड़ने पर कैसा फील होता है। ध्यान दें, जब आपकी मसल खिंची होती है तब आपको आपके कपड़े कैसे फील होते हैं।
आप आपके हाथ के अपने गोद के ऊपर फील होने जैसी जरा सी बात को भी फील करके देख सकते हैं। एक कप चाय बनाएं और फिर उस वक्त पर चाय पीने की वजह से होने वाले सेंसेशन पर ध्यान देने की कोशिश करें। वो कप कैसा फील होता है, उसमें कैसी खुशबू आती है, उसका टेस्ट कैसा लगता है। इन सब बातों को जोर जोर से खुद को ही डिस्क्राइब करें। किसी पेंटिंग में मौजूद ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स को खुद को ही डिस्क्राइब करें। अपने साथ में ऐसे स्ट्रेस फील होने पर महकने लायक एसेंशियल ओनील लेकर चलें। उस महक को आप पर काबू पाने दें और आपको सेंट के बारे में जो भी कुछ अच्छा लगता है उसके बारे में जोर जोर से बोलें। फिजिकल और मेंटल टेंशन से राहत पाने के लिए अपने मसल को रिलैक्स करें। अपने शरीर का स्कैन करें और देखें कि आप कहां पर स्ट्रेस को लेकर चल रहे हैं। फिर उस एरिया को रिलैक्स करने के लिए खुद पर दबाव डालें। अपने हाथों को अनक्लेंच खोलें करें, अपने कंधों को रिलैक्स करें और अपने पैरों की टेंशन को जाने दें। अपनी गर्दन को घुमाएं और अपनी उंगलियों को हिलाएं। फिजिकल टेंशन रिलीज करना भी मन को एक जगह पर लाने में बहुत मदद करता है। अगर आपको अपने शरीर को रिलैक्स करने में तकलीफ हो रही है तो फिर प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन या PMR करके देखें। आप बहुत सदे हुए तरीके से अपने अंगूठे से शुरू करके और ऊपर जाते हुए ग्रुप्स में आपकी मसल्स को टेंस और रिलीज करेंगे। जब आप टेंशन्स के किसी खास एरिया को नहीं ढूंढ पाते हैं या उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, उस वक्त इस तरह की मेथड्स आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती हैं। खुद को एक शांत, सेफ जगह पर सोचकर देखें। एक ऐसी सोची हुई या असली जगह चुन लें जो आपको काफी सुकून देने वाली महसूस होती है। अपनी आंखें बंद कर लें और उसे महसूस करें और धीमी धीमी और एक समान सांसें लेते हुए ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स तैयार करने की कोशिश करें। अपने शरीर की किसी भी टेंशन को बाहर जाने दें और आपके उस सुकून भरे जगह के एहसास को, आपके विचारों और इमोशंस को शांत करने दें। आपका ये सेफ प्लेस एक बीच, एक स्पा, SPA, एक मंदिर या आपका बेडरूम, ऐसी कोई भी जगह जहां आप खुद को सेफ और रिलैक्स महसूस करते हैं हो सकती है। आपको वहां पर सुनाई देने वाले साउंड्स, नजर आने वाली चीजों और यहां तक कि स्मेल्स और टेक्सचर्स के बारे में सोचें। अगर आप आपकी आंखें नहीं बंद कर पाते हैं या फिर सेफ प्लेस को पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं तो इसे जल्दी से अपने जहन में लाने की कोशिश करें। खुद को उस शांत और ठहरी हुई फीलिंग की याद दिलाएं और कुछ गहरी शांत सांसें लें। अगर आप सोचते वक्त किसी नेगेटिव इमोशन को आता हुआ पाते हैं तो उसे एक ऐसे फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह इमेजिन करने की कोशिश करें जिसे आप अपने सेफ प्लेस से हटा सकते हैं। जैसे कि आपका स्ट्रेस एक ऐसा पत्थर है जिसे आप दूर फेंक सकते हैं और ऐसा करते वक्त अपने शरीर से स्ट्रेस को जाते हुए महसूस करें। अपनी खुद की एक हैप्पी बुक या जॉय बॉक्स तैयार करें। इसे अपनी हैप्पी मेमोरी से भर दें, जैसे कि आपकी कुछ अच्छी फोटो और कोई निशानी, जैसे कि आपके फेवरेट कॉन्सर्ट की टिकट जैसा कुछ भी रख लें। आपको अच्छे लगने वाले इंस्पिरेशनल कोट्स को प्रिंट करा लें और अपनी बुक या बॉक्स में ऐड कर लें। इसमें ग्रेटिट्यूड, आभार की लिस्ट या जर्नल भी शामिल करें। साथ ही ऐसे आइटम्स को भी रखें जो आपको कंफर्ट देने वाले लगते हैं, जैसे कि आपके बॉक्स में एक फनी बुक, कुछ कैंडीज, एक अच्छा मग और चाय का बॉक्स भी हो सकता है। जब कभी भी आप इमोशनल फील करें, अपने इस बॉक्स या बुक को निकाल लें। अपनी फीलिंग्स का सामना करना, आपके असली इमोशंस की पहचान करें। अपने इमोशन को पहचानना और उसे एक नाम देना ऐसे वक्त पर आपको उनके ऊपर काबू दे सकता है जब आप उन्हें वाइल्ड, काबू से बाहर होता हुआ फील करते हैं। कुछ गहरी सांसें लें, फिर खुद को उन चीजों की तरफ ध्यान देने के लिए फोर्स करें जिसे आप फील कर रहे हैं, फिर चाहे ये कितनी भी पेनफुल ही क्यों ना हो। फिर खुद से पूछें, इन फीलिंग्स का सोर्स क्या है और क्या ये किसी ऐसी चीज को छिपाने की कोशिश कर रही है जिसे आप सामने लाने से डर रहे हैं। उदाहरण के लिए, क्या किसी बड़े एग्जाम की तैयारी आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस दे रही है? हो सकता है कि इसका आपके फ्यूचर पर काफी गहरा असर पड़ने वाला, या हो सकता है कि आप ऐसा सिर्फ अपनी फैमिली को इम्प्रेस करने की वजह से कर रहे हो। हो सकता है कि आपके मन में कहीं ऐसी बात चल रही हो कि आपकी फैमिली का प्यार
आपकी सक्सेस के ऊपर ही डिपेंड करता है। अपने इमोशंस को एक नाम देना असल में एक ऐसी स्किल है जिसे शायद आपने सीखा ना हो। अच्छी बात यह है कि आप डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी या डीबीटी का यूज करके इमोशंस को एक नाम देना सीखने में अपनी खुद की मदद कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि कोई भी इमोशन कभी भी गलत नहीं हुआ करता है। खुद को किसी चीज को फेल नहीं करने की बात समझाकर रखना अपने आप को और ज्यादा दर्द पहुंचाने का एक तरीका है। जजमेंट पास किए बिना इमोशन को नोटिस करें। इस बात को स्वीकार कर लें कि इमोशन नेचुरल हैं और खुद को इन्हें फाइल भी करने दें। अपने इमोशंस को एक ऐसे कैरेक्टर की तरह इमेजिन करें जो इमोशंस को लेकर चलता है, फिर इमोशन को वापस उसकी असली वजह तक लेकर आए। अपने इमोशंस की हलचल के पीछे की असली फीलिंग को पहचानना और उसे एक नाम देना आपको उन पर कंट्रोल करने में मदद करता है। अब जबकि आप आपके इमोशंस के पीछे की असली वजह को पहचान सकते हैं, तब आप जान जाएंगे कि ये तो सिर्फ एक फीलिंग है और ये भी कि इसका आपके ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए। अपने आप को अपने इमोशंस के लिए काम करने की परमिशन दें। अपने इमोशंस को दबाए रखना या उन्हें इग्नोर करने से वो चले नहीं जाएंगे। वो आपके अंदर ही कहीं दफन हो जाएंगे और कुछ वक्त के बाद फिर से ऊपर आ जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को अपने इमोशंस को फील करने दें। हालांकि आपको सिर्फ उनकी ही रट लगाए नहीं बैठे रहना है। इसकी बजाय अपने इमोशंस को बाहर निकालने के लिए कुछ 15-20 मिनट्स का वक्त अलग निकाल कर रखें। उदाहरण के लिए, आप अपने विचारों को बाहर निकालने के लिए या इन्हें एक जर्नल में लिखने के लिए आपके किसी एक फ्रेंड को कॉल कर सकते हैं। अगर आप उदास महसूस कर रहे हैं तो आपको अकेले में रोने के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। अगर आप अपने शरीर में इमोशंस को फाइल कर रहे हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा गुस्से, स्ट्रेस या जलन के साथ, तो फिर इन्हें बाहर निकालने के लिए आपको एक फिजिकल वर्क करने की कोशिश करना चाहिए। आपको या तो एक छोटी सी वॉक पर चले जाना चाहिए या फिर योगा ही कर लेना चाहिए। उस परिस्थिति को संभालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचें। कभी कभी आप खुद को सिर्फ इसी वजह से इमोशनली आउट ऑफ कंट्रोल पाते हैं क्योंकि आपको आपके चारों तरफ की परिस्थिति को कंट्रोल करने का कोई तरीका ही समझ ही नहीं आ रहा होता है। ये आपको आपके विचारों की रट लगाने, रूमिनेटिंग की स्थिति में ले जा सकता है, जो कि आपके विचारों का एक ऐसा माया जाल होता है जहां आप बिना मतलब के सिर्फ नेगेटिव फीलिंग में ही उलझे हुए रहते हैं, जिसका असल में कोई मतलब ही नहीं निकलता। उस वक्त पर याद आने वाली किसी भी परिस्थिति की तरफ ध्यान देकर इस साइकिल को तोड़ने की कोशिश करें। मैं अपने काम में इतना बेकार क्यों हूं? सोच सोचकर अपने काम पर होने वाली परेशानियों के बारे में सोचते रहने का बजाय ऐसी चीजों की एक लिस्ट बना लें जिन्हें पहचान पा रहे हैं। आप चाहें तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अपने बॉस से बात कर सकते हैं, किसी और ज्यादा एक्सपीरियंस वाले इंसान से मदद की मांग कर सकते हैं, या फिर अलग अलग तरह की स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को ट्राई करके देख सकते हैं। ऐसी चीजों को भी स्वीकार करने की कोशिश करें जिन्हें आप सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं पहचान सकते हैं। आपको ही हर एक चीज को फिक्स करना है या कंट्रोल करना है, इस एक धारणा को छोड़ देना अपने आप को स्ट्रेस और इमोशनल उधेड़बुन से बचाए रखने का एकमात्र तरीका है। अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से आगे बढ़ने के तरीके को तय करें। जब भी आप आगे बढ़ने के लिए एक कदम बढ़ाने को तैयार हों, तो इसके किसी और बात के रिएक्शन या प्रतिद्वंदी इमोशन न होने के बजाय एकदम सच्चे होने की पुष्टि कर लें। इस बारे में सोचकर देखें कि आप किस तरह से इस परिस्थिति को सुधारना चाहते हैं और क्यों। ये प्रतिक्रियाएं आपकी किस धारणा को पेश करती हैं? क्या ये असल में तर्क संगत भी हैं? अपने आम नियमों के बारे में भी सोचें। आप इस परिस्थिति की तरफ से क्या पाना चाहते हैं? ऐसा कौन सा फैसला है जिसे लेकर आप सबसे ज्यादा प्राउड फील करेंगे? फिर खुद से पूछें कि आपके द्वारा लिए जाने वाले कदम में से ऐसा कौन सा कदम है जिसकी वजह से आपको अपनी इच्छा के हिसाब से परिणाम मिल सकते हैं। जैसे कि अगर कोई आपकी इंसल्ट करता है, आप कुछ नहीं भी कर सकते हैं। आप भी अग्रेसिव तरीके से जवाब दे सकते हैं या फिर दृढ़ता से उन्हें ये सब बंद करने का कह सकते हैं। अपने आप से पूछें कि आप इस स्थिति के अंत को किस तरह से होते हुआ देखना चाहते हैं और फिर आप किस तरह से अपनी धारणाओं पर बिना कोई असर डाले
इसे पा सकते हैं। अपने इमोशंस के ऊपर हेल्दी तरीके से रिएक्ट करना, अपने और दूसरों के अंदर डिफेंसिवनेस, रक्षात्मकता की पहचान करना सीखें। डिफेंसिवनेस की वजह से न सिर्फ इमोशंस काबू से बाहर हो जाते हैं, बल्कि ये आपको लोगों के सामने एक बहुत इमोशनल इंसान की तरह पेश कर देते हैं। हो सकता है कि शायद आप स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन या किसी की तरफ से आप पर किए गए अटैक की वजह से डिफेंसिव फाइल करते हो। हालांकि दूसरों के पास मौजूद ऑप्शंस को पर्सनली अपने ऊपर लिए बिना सुनना भी जरूरी होता है, खासकर कि तब अगर वो एक अच्छे तरीके में दिए गए हों। आप उस परिस्थिति में मौजूद डर को कम करके और दूसरों के विचारों को जानने की उत्सुकता को बढ़ाकर डिफेंसिवनेस का सामना कर सकते हैं। यहाँ पर डिफेंसिवनेस के कुछ लक्षण दिए गए हैं। नेगेटिव फीडबैक को सुनने से मना करना, अपनी असफलता के लिए बहाना बनाना, दोष लगाना, दूसरे लोगों का बोलना बंद करने के लिए अपनी आर्म्स को क्रॉस करना, किसी के सामने मुस्कुराना और सिर हिलाना, नोड करना ताकि वो बोलना बंद कर दे, दूसरे लोगों से बात किए बिना सिर्फ अपने सही होने के कारणों को सुनना, दूसरे लोगों के फीडबैक को इग्नोर करना, दूसरे लोगों को आपकी आलोचना करने से रोकने के लिए दूसरों लोगों के लिए व्यंग्य, सार्केज्म या आलोचना, क्रिटिसिज्म यूज करना। अपने इमोशनल ट्रिगर्स के लिए एहतियात बरतें। आपके ये ट्रिगर्स किसी तरह की एक्टिविटीज, लोग, प्लेस, चीजें या ऐसे इवेंट्स भी हो सकते हैं जो बार बार लगातार आपके अंदर एक खास तरह का इमोशन लेकर आते हों। एक बार जब आपको आपके ट्रिगर्स मालूम हो जाते हैं, फिर आप खुद को उनके लिए मेंटली तैयार करने के लिए एक प्लान तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप जब भी आपकी सिस्टर की तरफ देखते हैं तो आपको गुस्सा आता है, तो अब अगली बार जब भी आप अपनी फैमिली से मिलने वाले हों, तब जाने से पहले खुद को कुछ रिलैक्सिंग चीजों में शामिल कर लें। फिर प्लान करें कि आप सारा दिन में किस तरह से अपनी सिस्टर से दूर रहेंगे। आप चाहें तो और दूसरे रिलेटिव्स के साथ मिलकर कुछ और करने का प्लान कर सकते हैं, या फिर वहां से निकलकर और एक डिश लेने जाने भी प्लान कर सकते हैं। आपके द्वारा उसके साथ में बिताए जाने वाले वक्त को लिमिट करें और जरूरत हो तो वहां से जल्दी निकलने का प्लान भी करें। अगर कोई आपको सताने की कोशिश कर रहा हो तो कुछ भी मत करें। अगर आप किसी को कहेंगे कि वो आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसा करके आप अपने लिए और भी परेशानी खड़ी कर देंगे। एक गहरी सांस लें और शांत रहें। उनसे शांति से बात करें और उन्हें आप पर हावी न होने दें। जब आप ऐसे कूल बने रहेंगे तो वो इंसान खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और आखिरकार वो खुद ही उसे करना छोड़ देगा। जब आप उन्हें बताने के लिए तैयार महसूस करें, पहले तो उन्हें बहुत आराम से बताएं कि आपको कैसा फील हो रहा है। ऐसा कुछ बोलें कि मुझे उस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है जब तुम मुझे उकसाने की कोशिश करते हो। फिर उस परेशानी को बताएं और उनसे उस पर उनके विचारों को पेश करने का कहें। फिर उन्हें सुने और वो जो भी कह रहे हैं उस पर रिस्पॉन्ड करें। जैसे कि आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, चलो आज हम सब मिलकर प्रोजेक्ट को वक्त पर पूरा करने के इस मुद्दे पर बात ही कर लेते हैं। आपके पास में इसके लिए क्या आइडिया है? अगर आप नाराजगी या उदासी को फील करते हैं तो रिलैक्स हो जाए। अगर आप नाराजगी महसूस कर रहे हैं तो आप शायद अपनी जबड़े को जकड़ सकते हैं और परेशान हो सकते हैं। गहरी सांसें लेना और अपनी मसल्स को रिलैक्स करना ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को कम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जो आपको कुछ ऐसा करने से रोक सकता है जिसे करने के बाद आपको बाद में पछतावा हो। आप नॉर्मली जो भी कुछ करते हैं उसका एकदम उल्टा करके देखें। अगर आप खुद को किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन तक जाते हुए पाते हैं तो फिर खुद को वहीं पर रोक दें। जरा सा वक्त लें और एक बार सोचकर देखें कि अगर आप अपने आमतौर वाले रिएक्शन की बजाय उसका एकदम उल्टा करते तो क्या होता, उसके नतीजे किस तरह से बदलते। अगर ये पॉजिटिव या प्रोडक्टिव बन जाता है तो फिर अपनी पुरानी मेथड की जगह पर इस नई मेथड का यूज करें। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप आपके स्पाउस, पति पत्नी के द्वारा रेगुलरली डिशेज साफ न करने की बात को लेकर परेशान हो जाते हो। ऐसे में एक बहस शुरू करने के बजाय खुद को सारी डिशेज खुद से साफ करने का चैलेंज करें। फिर बहुत पोलाइट तरीके से अपने स्पाउस से पूछें कि अगर वो चाहें तो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर ये आपको कठिन लग रहा हो तो एक बार में कोई बहुत छोटी सी चीज को बदलकर शुरुआत करें। उन्हें स्पाउस पर चिल्लाने की बजाय एक बहुत न्यूट्रल वॉइस में उन्हें आपकी फीलिंग बता दें।
अगर ये भी काफी कठिन लग रहा है तो वहां से निकल जाएं और एक 5 मिनट का ब्रेक लें। आखिर में आप अच्छे के लिए अपने रिएक्शन को बदलने की ओर काम कर ही पाएंगे। अपने आप को ऐसी परिस्थिति से निकाल लें जहां पर आपको नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं। कभी कभी वहां से निकल जाना और ट्रिगर्स को पूरी तरह से अवॉइड करना ही एक बेस्ट रिएक्शन होता है। अगर उस परिस्थिति को बहुत आसानी से और बिना किसी को ठेस पहुंचाए भी ठीक किया जा सकता है तो खुद को वहां से और अपनी नेगेटिव फीलिंग्स से निकालने के लिए आपसे जो भी बन सके करें। उदाहरण के लिए, अगर आप काम में एक ऐसी कमिटी में हैं जिसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं हैं, तो शायद मीटिंग अटेंड करते वक्त आप अपसेट हो सकते हैं। अपने आप को किसी और दूसरी कमिटी में असाइन करने का पूछना इस फ्रस्ट्रेशन से निपटने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। कॉन्फिडेंट और दृढ़ता के साथ कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेटिंग कॉन्फिडेंटली एंड असर्टिवली, अपनी फीलिंग्स को डायरेक्टली और कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करें। असर्टिव तरीके से बात करना सीखना किसी अनचाही परिस्थिति में एक बदलाव लाने के साथ अपने इमोशंस को कंट्रोल और एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है। अगर आप एकदम स्पष्ट तरीके से और चतुराई से कर सकें तो अपनी राय रखने में या फिर आपको कंफर्टेबल न लगने वाली किसी बात के लिए ना कहने में या आपके पास में वक्त नहीं है कहने में कोई बुराई नहीं है। जैसे कि अगर आपका कोई फ्रेंड आपको पार्टी के लिए इनवाइट करता है तो आप ऐसा कह सकते हैं, थैंक यू जो तुमने मेरे बारे में सोच, मुझे सच में बहुत ज्यादा भीड़ अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं इस बार तो नहीं आ सकता, लेकिन इसकी जगह पर कॉफी पर मिलने के बारे में क्या सोचते हो। ये आपको आपकी फीलिंग्स को अपने अंदर दबाए रखने और उन्हें आप पर कंट्रोल करने देने के बजाय उन्हें एक्सप्रेस करने देता है। दूसरे लोगों के ऊपर दोष डाले बिना अपने विचारों को पेश करने के लिए मैं स्टेटमेंट्स का यूज करें। इस तरह के कम्युनिकेशंस आपको दूसरों पर कोई इल्जाम लगाए बिना या किसी को नीचा दिखाए बिना अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं। आप कोई ऐसा सेंटेंस बोलें जो दोष लगाने या जजमेंटल होने जैसा लगे, उसके पहले खुद को रोक लें और उसे एक ऑब्जर्वेशन, अवलोकन या अपने विचारों वाले स्टेटमेंट की तरह पेश करें। उदाहरण के लिए, तुमको मेरी कोई परवाह ही नहीं है बोलने के बजाय आप ऐसा बोलकर देख सकते हैं, मुझे सच में तब बहुत बुरा लगा, तुम मुझे कॉल करने का बोलने के बाद भी कॉल नहीं किए, ऐसा भी क्या हुआ। दूसरे लोगों को भी उनके विचारों को शेयर करने के लिए इनवाइट करें। किसी भी परिस्थिति का सिर्फ एक पहलू नहीं होता है। दूसरे लोगों से उनके विचारों को शेयर करने का कहना आपके लिए उनके नजरिए को समझने में और उन्हीं के मुताबिक एक डायलॉग बनाने में हेल्प कर सकता है। एक्टिव लिसनिंग आपको अपने इमोशंस को शांत करने में, उनके ऊपर काबू पाने में और उनके दिए हुए आइडियाज को यूज करने के लिए आपको एक सही मेंटल स्टेज में लाने में मदद करती है। जैसे कि जब आप आपके विचारों को शेयर करते हैं तब इसके बाद में कुछ ऐसा बोलकर देखें, आपके इस बारे में क्या विचार हैं। जहां तक हो सके चाहिए और करना ही पड़ेगा जैसी जजमेंटल लैंग्वेज का यूज करना अवॉइड करें। इस तरह के स्टेटमेंट से क्योंकि ऐसा लगता है कि चीजें वैसी नहीं हो रही हैं जैसी उन्हें होना चाहिए, इसलिए ये दोष डालने जैसे लग सकते हैं और ये फ्रस्ट्रेशन और नाराजगी की फीलिंग की तरफ भी ले जा सकते हैं। जब भी आप खुद को चाहिए, करना ही पड़ेगा या ऐसे ही दूसरे उम्मीद वाले स्टेटमेंट्स का यूज करते हुए पाएं, रुक जाएं और याद करें कि कुछ भी और कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। खुद को इम्परफेक्शन को स्वीकारने के लिए चैलेंज करें और जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करें। उदाहरण के लिए, मेरे पार्टनर को कभी भी मेरी फीलिंग्स को नहीं ठेस पहुंचानी चाहिए सोचने के बजाय आप खुद को ऐसा याद दिला सकते हैं कि ये पर्सनल नहीं था और आप दोनों ही मिस्टेक्स कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने साथ मेन कुछ ज्यादा ही नाइंसाफी कर रहे हैं तो अपने आप को काइंडनेस, दयालुता और कंपैशन, मेहरबानी दिखाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे इस टेस्ट के लिए ज्यादा पढ़ाई नहीं चाहिए, मैं तो फेल ही होने वाला हूं, तो इसे मैं हार्ड स्टडी करूंगा और मैं हमेशा ही इसके लिए तैयार रहूंगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शांति देने वाला फिजिकल रूटीन तैयार करना, रिलैक्स होने और उत्साह को कम करने के लिए रेगुलरली वर्कआउट करें। स्विमिंग, वॉकिंग या रनिंग
जैसी खासकर शांत और दोहराई जाने वाली एक्सरसाइज पाना आपके मन और आपके सेंसेस को शांत करने में मदद कर सकता है। आप चाहें तो योगा या पिलाटेस भी करके देख सकते हैं, जो सूदिंग, आराम देने वाले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और ब्रीदिंग टेक्निक्स के जरिए मन को स्थिर करने की ओर फोकस करती है। अपने शरीर को आराम देने वाले अलग अलग सेंसेस पर ध्यान दें। अपने डेली सेल्फ केयर रूटीन में काम करने के लिए अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता और शांत माहौल की सराहना पर ध्यान केंद्रित करें। ये ग्रेटिट्यूड, आभार पर और फिजिकल सेंसेस पर किया हुआ फोकस आपको उस वक्त पर शांत करने में मदद कर सकते हैं जब आप स्ट्रेस में हों या एकदम आपे से बाहर हों। इस तरह की कुछ अलग अलग टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें। आरामदायक म्यूजिक सुनना, एक डॉग या कैट को हाथ फेरना करना, अपने सेंसेस के ऊपर फोकस करने के साथ स्टडीज से ऐसा भी मालूम हुआ है कि अपने प्यारे पेट के साथ में रेगुलर इंटरेक्शन भी डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है। एक शांत वॉक पर जाना, अपने आसपास की खूबसूरती पर फोकस करना, हॉट शावर के नीचे वार्म बाथ लेना। फिजिकल गर्माहट भी काफी सारे लोगों को रिलैक्स करता और आराम देती है। अपने फेवरेट फूड को खाएं और उसके टेस्ट के मजे लें। सूदिंग सेल्फ टच ट्राई करें। इंसानों को कामयाब होने के लिए एक प्यार भरे टच की जरूरत पड़ती है। पॉजिटिव टच से ऑक्सीटोसिन एक ऐसा पावरफुल हार्मोन रिलीज होता है जो आपके मूड को बूस्ट करता है, स्ट्रेस से राहत दिलाता है और आपको दूसरे लोगों के साथ जुड़ा हुआ सा भी फील कराता है। ऐसी टेक्निक्स जो आपको इमोशनल वक्त में रिलैक्स करने में हेल्प करती हैं, वो ये हैं: अपने हाथ को अपने दिल पर रखना, अपने दिल की धड़कन को, अपनी चेस्ट के फूलने और नीचे जाने को और अपनी स्किन की गर्माहट को फील करना। अपने आप से मैं प्यार पाने के लायक हूं या मैं अच्छा हूं जैसे कुछ पॉजिटिव वर्ड्स रिपीट करें। अपने आप को एक हग दें, गले लगाएं, अपनी आर्म्स को अपनी चेस्ट के ऊपर क्रॉस कर लें और खुद को आराम से दबाते हुए अपने हाथों को अपनी अपर आर्म्स पर रखें। मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं जैसे पॉजिटिव वाक्यों को दोहराइए। अपने चेहरे को ठीक उसी तरह से अपने हाथों में भर लें जैसे आप किसी बच्चे या अपने लव्ड वन के चेहरे को लेते हैं और अपने चेहरे को अपनी उंगलियों से थपकी दें। अपने आप से मैं कितनी खूबसूरत हूं, मैं कितनी दयालु हूं जैसे अच्छे शब्दों को रिपीट करें। मेडिटेशन करें। मेडिटेशन चिंता और डिप्रेशन को कम करने के साथ ही स्ट्रेस से निपटने की अपनी एबिलिटी को सुधारने का एक अच्छा तरीका होता है। रेगुलर माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी आपको आपके इमोशंस को रेगुलेट करने में हेल्प कर सकते हैं। आप एक क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं या आप खुद से भी माइंडफुलनेस मेडिटेशन करना सीख सकते हैं। एक कंफर्टेबल, शांत जगह पर सीधे बैठ जाएं। गहरी, साफ सांसें लें और सांस लेने के हर एक छोटे से एलिमेंट जैसे कि साउंड या लंग्स में हवा भरने पर उनमें हुआ उभार पर फोकस करें। अपने फोकस को बढ़ाकर अपने बाकी के शरीर पर लेकर आ जाइए। ध्यान दें कि आपके दूसरे सेंसेस किस तरह का एक्सपीरियंस करते हैं। किसी भी एक ही सेंस पर बहुत ज्यादा फोकस या उसे जज न करने की कोशिश करें। आपके सामने आने वाले हर एक विचार और सेंसेशन को स्वीकार करें और अपने आप से, मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है कि मेरी नाक में खुजली हो रही है, जैसा कुछ बोलकर इन सब को स्वीकार करें। अगर आप आपके ध्यान को भटकता हुआ पाते हैं तो अपने ध्यान को फिर से अपनी सांसों पर लेकर आएं। अपने आप से सेल्फ अफर्मिंग करने वाले मंत्रों को रिपीट करें। माइंडफुलनेस का असली मकसद बिना किसी रुकावट या जजमेंट के उस वक्त पर होने वाले एक्सपीरियंस को स्वीकार करना होता है। इसे करने से ज्यादा बोलना आसान होता है, लेकिन आप माइंडफुलनेस टेक्निक की प्रैक्टिस करते हुए खुद ही पाएंगे कि आपके ब्रेन ने आपकी इन नई आदतों को अपना लिया है। जब भी आप किसी मुश्किल हालात में हों, तब खुद से कुछ इस तरह के सपोर्टिव वाक्यों को दोहराएं। मैं हमेशा इसी तरह से नहीं फील करते रहना वाला हूं और ये फीलिंग भी चली जाएगी। मेरे विचार और भावनाएं सच नहीं हैं। मुझे अपने इमोशंस के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। मैं इस पल में बहुत खुश हूं, फिर चाहे ये कितना भी अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो। इमोशंस तो आते और जाते रहते हैं। मैंने पहले भी तो इस तरह के इमोशंस का मुकाबला किया है। लॉन्ग टर्म तक शांति पाने की तरफ काम करना, अपनी इमोशनल खलबली का सामना करें ताकि आप उससे अपना पीछा छुड़ा सकें।
अगर आप इमोशनल कंट्रोल की कमी महसूस कर रहे हैं तो इसकी असली वजह को पाने के लिए अपनी पर्सनल हिस्ट्री में गहराई तक झांकने की कोशिश करें। इमोशनल उथल-पुथल के आने की वजह को जानने से आपको उसे स्वीकारने के तरीके का पता लगाने और उससे राहत पाने के में मदद मिलेगी। इस बारे में सोचें कि जब आप बड़े हो रहे थे तब आपकी फैमिली में होने संघर्षों को किस तरह से हैंडल किया जाता था। क्या आपके पेरेंट्स उनके इमोशंस को छिपाते थे या दिखाते थे? क्या कुछ खास इमोशंस ऑफ लिमिट्स, लिमिट के बाहर होते थे? कौन से इमोशंस आपके लिए सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल हुआ करते थे और आपकी फैमिली किस तरह से उन्हें हैंडल किया करती थी? आप आपकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स जैसे कि डिवोर्स, एक डेथ के बारे में, या फिर घर बदलने या जॉब खोने के जैसे बड़े बदलावों की तरफ भी ध्यान देकर देख सकते हैं। आपको किस तरह के इमोशंस फील हुए थे और आप किस तरह से उन और रिएक्ट करते थे? डर या तर्कहीनता पर आधारित पैटर्न्स और विश्वास को चैलेंज करें। आपके इमोशनल उतार चढ़ाव के पीछे की असली वजह को पहचानना, ये आपको उन विश्वासों का सामना करने और उन्हें दूर करने की शक्ति देता है जो इसे पैदा कर रहे हैं। उस स्थिति से एक कदम पीछे जाएं और डर या अपर्याप्तता जैसी नेगेटिव मान्यताओं की निष्पक्ष पहचान करें। इन टॉक्सिक फीलिंग्स के पीछे की असली वजह क्या है, इसका सामना करने और इससे निपटने के लिए आप क्या कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अपने आप में अपर्याप्त होने की भावना पॉजिटिव को नजरअंदाज करने के विचार की तरह होता है। अगर कोई आपके बारे में कुछ अच्छा कहता है तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन अगर वो आपके बारे में कुछ बुरा कहता है तो आपको इसके ऊपर विचार करना है। आपके द्वारा आपकी लाइफ में की जाने वाली सारी अच्छी चीजों की ओर ध्यान देकर इसे चैलेंज करें। डर की वजह से होने वाली इमोशनल उथल-पुथल निष्कर्ष पर कूदने की प्रवृत्ति के रूप में प्रकट हो सकती है। जब आप एक नेगेटिव जजमेंट करते हैं, फिर चाहे उसका सपोर्ट करने के लिए कोई सच्चाई हो या ना हो, अपने आप को हर कदम पर चैलेंज करके और अपने निष्कर्षों के सबूतों की जांच करके इस तरह की सोच को चैलेंज करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी ही दूसरी नकारात्मक भावनाओं को उजागर करते हैं। आप अपने आप से निष्पक्ष सत्य के बारे में पूछकर और अपनी ओर जरा सी दिखाकर लगभग उनमें से हर एक को चैलेंज कर सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने बारे में विचार करना प्रैक्टिस करने के लिए एक जर्नल लिखना शुरू करें। अपने इमोशंस के बारे में जर्नल करने से आपको अपनी फीलिंग्स को पहचानने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही ये आपको किसी खास इमोशन के पीछे के ट्रिगर की पहचान करने में भी मदद करेगा और साथ ही उनसे निपटने के हेल्पफुल और अनहेल्पफुल तरीकों की पहचान करने में भी मदद करेगा। अपने इमोशंस को पहचानने, आपको बुरा फील कराने वाली चीजों को दूर करने, अपनी तरफ दया दिखाने, किसी खास इमोशनल रिस्पॉन्स की वजह के बारे में सोचने और अपनी फीलिंग की जिम्मेदारी लेने और उनको काबू करने के लिए अपनी जर्नल का यूज करें। अपनी जर्नल एंट्री में खुद से कुछ सवाल पूछें, जैसे कि मैं अभी इस वक्त कैसा फील कर रहा हूं? क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि इस प्रतिक्रिया को भड़काने के लिए कुछ भी हुआ? जब मुझे ऐसा फील होता है तब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इसके पहले कभी ऐसा फील हुआ है? नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों में बदल लें। अपने दृष्टिकोण में और भी पॉजिटिव होने में वक्त और प्रैक्टिस लग सकती है, लेकिन ये आपके अचानक आने वाले या परेशान करने वाले इमोशंस और अनुभवों के प्रति फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकता है। हर दिन के आखिर में आपके साथ हुई कुछ 1 या 2 पॉजिटिव बातों के बारे में लिखें। फिर चाहे ये आपके द्वारा रेडियो पर सुना हुआ कोई एक अच्छा सॉन्ग हो या फिर एक फनी जोक। परमानेंट स्टेटमेंट्स को किसी एक फ्लेक्सिबल स्टेटमेंट से रिप्लेस कर दें। जैसे कि अगर आप किसी एग्जाम को लेकर स्ट्रेस में हैं, तो हो सकता है कि आपके मन में ऐसा विचार आए कि आप तो फेल होने वाले हैं, तो फिर पढ़ाई करने का क्या मतलब? ऐसा सोचना कि आप खुद में कोई सुधार नहीं ला सकते हैं। इसके बजाय अपने विचारों को कुछ इस तरह से बदलने की कोशिश करें। मैं एक्स्ट्रा फ्लैश कार्ड्स बना लूंगा और एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन करूंगा। मैं शायद टेस्ट में बहुत अच्छा न कर पाऊं, लेकिन मुझे ये तो पता होगा कि मैंने अपनी ओर से बेस्ट दिया। किसी एक्सपीरियंस की ओर कुछ इस तरह से देखना जैसे उसे बस जरा सी मेहनत से बदला जा सकता है, ये आपको सफलता की तरफ लेकर जाता है।
प्रोफेशनल हेल्प की तलाश करें। कभी कभी आप आपके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए सब कुछ करते हैं और तब भी उनसे अभिभूत महसूस कर सकते हैं। एक लाइसेंस्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ मिलकर काम करने से आपको बेमतलब के इमोशनल रिस्पॉन्सेस की पहचान करने में और अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करने के नए हेल्दी तरीकों को खोजने में मदद मिल सकती है। अपने इमोशंस को हैंडल करने में आने वाली मुश्किलें कभी कभी पास्ट अब्यूज, बीते वक्त में हुई कोई मुश्किल या ट्रॉमा जैसी किसी और सीरियस प्रॉब्लम होने का भी एक इशारा हो सकता है, या ये शायद डिप्रेशन जैसे किसी डिसऑर्डर का साइन भी हो सकता है।